नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से आत्महत्या कर ली है। नमस्कार, P3 भारत पर आपका स्वागत है। देश के प्रबुद्ध राजनीतिज्ञों में माने जाने वाले नीतीश कुमार जी आजकल सुर्खियों में हैं। अब तक वो अपने परिपक्व राजनीतिक विचारों के कारण सुर्खियां पाते रहे थे, लेकिन अब एक अलग कारणों से हैं। हमारे साथ में हैं सामाजिक विश्लेषक राजेंद्र सचदेवा जी। मैं जानना चाहता हूं सचदेवा जी, ये क्या है नीतीश कुमार जी का मामला? देखिए सक्सेना साहब, आपने कहावत सुनी है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले ही हर लई। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के कष्ट के दिन शुरू हो गए हैं, तो उनकी मति मारी गई थी कि अभी तक ऐसी स्थिति में इतने सालों का अनुभव होने के बाद एक ऐसा इंसान जो इंडिया गठबंधन बना के संयोजन बनना चाह रहा हो जी, और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा हो, और उसकी इस तरह की बातचीत, मैं समझता हूँ कि ये कोई दैवीय ही उनके ऊपर अभिशाप लगा है, जो उनकी सरस्वती माँ ने उनकी कृपा ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली। अभी तक आपको पता है दोस्तों कि हमने ज़्यादातर एक शब्द सुना था, असंसदीय पूर्ण व्यवहार विधायिका के द्वारा, चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभाएं हों जी। लेकिन आज असंसदीय बातों से बढ़कर आगे अश्लील बातें आ गई, जिसमें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन राजनीतिक सफ़र में निकला और जो केंद्र के नेतृत्व में हमेशा परिदृश्य में रहते हैं और जिनके चांसेस थे कि एक ऐसा गठबंधन बना के उसको लीड करना, तो आज मुझे महसूस होता है कि नीतीश कुमार के दिन अब समाप्ति की ओर हैं। न केवल वो बिहार की राजनीति से विलुप्त होंगे जी, बल्कि उनका राजनीतिक सफ़र अंत की तरफ है, क्योंकि उनका ये वक्तव्य जो लगातार बहुत लंबे समय तक चला विधानसभा में, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत बोलने लगता है और उसको खुद को ही थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाता है तो वो रोकता है, लेकिन वो रोकने के बजाय वो लगातार अश्लील स्टेटमेंट देते रहे जो कहीं से भी किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सूचना के लिए जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने आप में एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो अब राजनीतिक उनको विराम लग जाएगा और उन्हें घर बैठना पड़ेगा और त्याग पत्र की स्थिति भी आ सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब है वो राजनीतिक रूप से अछूत हो गए। नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से आत्महत्या कर ली है। वो अब किसी भी तरह से ये उभर नहीं सकते, चाहे वो कितनी माफ़ी मांग लें, क्योंकि उनके वक्तव्य से उनकी मानसिकता दर्शाई गई है, गलती से नहीं निकला है। मानसिक रूप से जो उन्होंने विश्लेषण किया, वो एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार एक टॉपिक पे बोलता रहे, तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्लिप ऑफ टंग था जी। तो इस तरह से इनको माफ़ी मिलना मुश्किल है। और जिस तरह के फिर इन्होंने स्टेटमेंट दिए जी, अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की राजनीति अपने लाइफ में वो करता है तो वो तुरंत इस्तीफा देता है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी का मन दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे खुद भी शर्म आ रही है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी उन्होंने एक शब्द टेक्निकली इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से संसदीय व्यवस्था में पहली बार है, आत्मभर्त्सना। आत्मभर्त्सना वो उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो अपने राजनीतिक जीवन को बचाना चाहते हैं जी, लेकिन वो किसी भी तरह से वो इतने अनुभवी होने के बाद अपनी की गई गलती के बारे में एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको यदि इज्जत से विदाई चाहिए राजनीति से, तो उनको चाहिए, मेरी तरफ से सलाह है कि नीतीश कुमार को सारी चीज़ें छोड़कर इस्तीफा देकर राजनीति से मुंह मोड़ लेना चाहिए, आपसे और वरना उनको काफ़ी कुछ ऐसी स्थिति आएगी, शीशा लेदर होगी उनकी, और हर जगह उनके ऊपर ये स्लोगन रेज होंगे और वो किसी भी तरह से बच नहीं सकते हैं, चाहे वो कितनी भी माफ़ी मांग लें। उन्हें अपना राजनीतिक जीवन में खुद ही विराम लगा लेना चाहिए। जी। अच्छा, ये आरजेडी का जो चरित्र है, ये प्रचार का लग रहा है या उनकी रक्षा का लग रहा है? वो कमियों को प्रचारित कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो लग रहा है। राजनीति में आपको एक कहावत मालूम है कि राजनीति में जो कुछ दिख रहा होता है उसके पीछे कुछ और पीछे कुछ पर्दे के पीछे कुछ और होता है। आरजेडी इस बात पे खुश है कि बिहार में एक मजबूत चेहरा
कम हुआ, राजनीति से विदाई की स्थिति में आ गया। जी जी। लेकिन मैं तेजस्वी यादव और बाकी के देश के ऐसे सारे नेता जो लगातार बयानबाजी करते हैं और असंसदीय भाषा बोलते हैं या बिना सोचे विचारे, जैसे आजकल मैं अगर आपको देखें तो एक और नाम आपके सामने है, स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ, वो भी इस तरह की चर्चाओं में हमेशा प्रचलन में बने हुए हैं, लेकिन उन्हें ये महसूस नहीं है कि उन्होंने जिस विषय पर गाली गलौज करना शुरू करा है उनका भी राजनीतिक सफ़र अंत की ओर चला जाएगा, उनको कहीं से भी समर्थन नहीं मिलेगा। वो समझते हैं कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलकर या गीता और रामायण के विरुद्ध बोलकर यदि वो पिछड़े और अनुसूचित जातियों को खुश कर लेंगे तो शायद उनकी ये गलतफहमी है। मेरा एक संदेश है जनता के लिए कि जनता इस बात का ध्यान रखे कि ऐसे नेताओं का, मुझे एक और भी महसूस होता है कि ऐसे नेताओं के आज भी समर्थक हैं। नहीं, स्वामी प्रसाद जी की तो बहुत अजीब गरीब स्थिति थी। अभी 2-3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए थे जी, और जज के सामने जो इतना मंच पे बोलते रहे और तमाम बातें जज के सामने बिल्कुल चुप ही रहे। देखिए, अगर कोई आदमी विरोध कर रहा है तो राजनीतिक लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इसमें जनता का रोल नहीं होना चाहिए कि अगर एक राजनीतिक व्यक्ति ने विधानसभा में जिन जनता ने चुनकर भेजा, क्या आज जनता की तरफ से कोई भत्सना आती है या जनता की तरफ से उनके विरुद्ध कोई आंदोलन होता है? कार्यकर्ता एक अलग महत्व रखते हैं, लेकिन आम जनता भी शांत रहती है। हालांकि सोशल मीडिया में अब ट्वीट करना तो लोगों का एक शगुल सा बन गया है, लेकिन जनता का प्रतिकार मैंने कभी खुलेआम किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं देखा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या नीतीश कुमार हों। तो मेरी जनता से भी अपील है कि वो इस तरह के वक्तव्य देने वाले लोगों को आप लोग भी न केवल अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों उनका क्रिटिसिज्म करें, जनता को खुल के उनके विरुद्ध आना चाहिए। और वो अगर यदि चुनाव में उतरते हैं तो जनता को इस बात को स्ट्रांगली ध्यान रखना चाहिए और उनको गरियाना चाहिए, जिसके लिए बाकी के सारे राजनीतिक लोगों को सबक मिले कि वो भविष्य में कभी भी विधानसभा के पटल में या संसद के पटल पर अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखें कि जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। मैं समझता हूँ इसमें जनता का भी रोल बहुत बड़ा है कि जनता इन बातों का इग्नोर करती है एट द टाइम ऑफ कास्टिंग द वोट। तो ये जनता को समझना चाहिए कि इस तरह की पर्सनालिटीज़ को किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस ना करें और उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तभी उनकी असली सजा होगी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।